Hello guys, welcome back on Civil Service Point YouTube channel. So guys, today's session is the news today. So guys, आज का हमारा जो वीडियो है वो करंट अफेयर बेस्ड वीडियो है. So guys, जितने भी हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, पीआईबी हो गई, जितने भी ये सब गवर्नमेंट साइट्स हैं वहाँ से मैग्नीट्यूड जितने भी आर्टिकल होते हैं उनको यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है. अगर आप 2 या 3 वीडियो को देख चुके होंगे तो आपको ये फील हो रहा होगा कि काफ़ी अच्छे डिस्कशन यहाँ पर चल रहे हैं. अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम की व्यू से इम्पॉर्टेंट है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और अपडेट होने के लिए जुड़े रहिए. अदरवाइज गाइज एज यू विश आप इसको स्किप कर सकते हैं. सो हमारा आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, यानी द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान द्वारा यूरेनियम संवर्धन संबंधी गतिविधि आरंभ करने की पुष्टि की है. ठीक है. सो गाइस, जो हमारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम पूरा समरी देखेंगे क्या है. ठीक है. तो गाइस, जिसका जो स्थापना हुआ है, ठीक है, वो 21 जुलाई 1957 को हुआ है. ठीक है. सो इंक चेंज कर लेते हैं गाइस. यस, इसका स्थापना 21 जुलाई 1957 को हुआ है. ठीक है. इसका जो मुख्यालय है वो वियना में है. ठीक है. वियना ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है. ठीक है. ओके गाइज, ये स्वायत्त संस्था है. ठीक है. क्लियर. जो हमारा IAEA है, ठीक है, ये हमारा वित्त स्वायत्त संस्था है. ठीक है. लेकिन ये अपना जो रिपोर्ट है, क्लियर गाइज, यहाँ पर मैं मार्क कर दे रहा हूँ, प्लीज़ आप इसको कहीं पे नोट कर लेना. ये है तो स्वायत्त संस्था, ठीक है ना, लेकिन ये जो अपना रिपोर्ट है वो संयुक्त राष्ट्र संघ को देता है. ठीक है. संयुक्त राष्ट्र संघ को देता है. ठीक है. सो गाइज, इस तरह से अगर कंफ्यूजिंग थोड़ा सा इसका फीचर है तो आप इसको प्लीज़ माइंड करना और कहीं पे अच्छे से नोट कर लेना. ठीक है. कि जो हमारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसका स्थापना 21 जुलाई 1957 को हुआ है. मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है. ठीक है. ये वित्त स्वायत्त संस्था है. ठीक है. लेकिन अपना जो रिपोर्ट है वो संयुक्त राष्ट्र संघ को देता है. ठीक है. तो ये मत सोचना कि इसको डायरेक्ट कंट्रोल करता है, बिल्कुल डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता है, स्वायत्त संस्था है लेकिन अपना रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ को देता है. ठीक है. सो गाइज, क्लियर हो गया. सो आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं. ठीक है. सो अब आते हैं आर्टिकल पे गाइज कि क्या अपडेट हुआ है कुछ नया. संयुक्त राष्ट्र के परमाणु प्रहरी, ठीक है, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने पुष्टि की है कि ईरान के फोर्डो संयंत्र में 20% शुद्धता तक यूरेनियम का संवर्धन करने की योजना है. ठीक है. यह कदम ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को वर्ष 2015 से पूर्व के स्तर पर ले जाएगा. अब इसमें P5+1 देशों के साथ संयुक्त व्यापक कार्य योजना JCPOA. ठीक है. सो गाइज, यहाँ पर एक और पॉइंट है G5+1. ठीक है, इसको भी देख लेते हैं. सॉरी, P5+1. ठीक है. सो गाइज, जो P5+1 कंट्री हैं, ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं.
ठीक है, क्लियर, को संदर्भित करता है। ठीक है, जो P5+1 है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य को संदर्भित करता है। ठीक है, इसमें कौन कौन है? चीन, ठीक है, रूस, यूके, फ्रांस, ठीक है, प्लस जर्मनी। इनको मिलाकर P5+1 कंट्री का निर्माण हुआ पड़ा है, जो कि P5+1 से काफ़ी कोट टॉपिक रहता है ये, क्लियर है। तो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य को मिलाकर P5+1 का निर्माण हुआ पड़ा है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे JCPOA, ठीक है, इसको देख लेते हैं पूरा। जैसे ये संयुक्त व्यापक कार्य योजना है, ठीक है, तो ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव, क्लियर, सो गाइस ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शंस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शंस, संयुक्त व्यापक कार्य योजना। ओके, सो गाइज आई होप कि सारे जितने भी कोड पॉइंट थे क्लियर हो गए। अब इसको हम देख लेते हैं बहुत जल्दी से। ठीक है, संवर्धित यूरेनियम का उपयोग रिएक्टर ईंधन और परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, संवर्धित यूरेनियम का उपयोग, ठीक है, हथियार बनाने के 90% शुद्ध यूरेनियम की आवश्यकता होती है। क्लियर, रिएक्टर ईंधन और परमाणु बम बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए 90% शुद्ध यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ठीक है, इसे वर्ष 1957, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है, और परमाणु हथियारों के प्रसार के विरुद्ध अन्य संधियों के अंतर्गत इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी परमाणु निरीक्षणालय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कुछ देशों में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी समझौते के तहत सुरक्षा उपायों को लागू करता है, और ये समझौते केवल परमाणु सामग्री, सुविधाओं, उपकरणों और समझौतों में निर्दिष्ट सामग्री पर लागू होते हैं। भारत में भी ये रक्षोपाय प्रवृत्ति है। ठीक है, भारत के साथ सुरक्षा उपायों में निरीक्षकों के पदनाम और वीज़ा तथा संचार प्रणालियां शामिल हैं। हाल ही में भारत ने यह निर्णय लिया है कि केवल उन्हीं रिएक्टर्स को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के रक्षोपायों के अंतर्गत लाया जाएगा जिनका वो आकलन किया गया हो कि इन रिएक्टर में विदेशों से आयातित यूरेनियम का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, सो गाइज ये इंपॉर्टेंट लाइन है। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से नहीं बन रहे हैं, बट इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि हाल ही में भारत ने यह निर्णय लिया है कि केवल उन्हीं रिएक्टर्स को, ठीक है, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के रक्षोपायों के अंतर्गत लाया जाएगा जिनका यह आकलन किया गया है कि इन रिएक्टरों में विदेशों से आयातित यूरेनियम का उपयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं JCPOA, ठीक है, यानी जो संयुक्त व्यापक कार्य योजना है, क्लियर है, जो ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है, ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान्स ऑफ एक्शन 14 जुलाई 2015 को ईरान और P5+1 यानी चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य हस्तांतरित एक समझौता हुआ है। गाइस यहाँ पर एक छोटा सा बता दें कि यहाँ पे जो USA है ना, JCPOA समझौते से बाहर निकल चुका है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बनता है तो कंफ्यूज करके यहाँ पे बन सकता है कि ये जो समझौता हुआ है 14 जुलाई 2015 को, इसमें से USA बाहर निकल चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस परमाणु समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2231 द्वारा समर्पित किया गया था। समझौते में निर्दिष्ट कुछ आवश्यकताओं के अनुसार JCPOA,
ठीक है, यानी ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत निर्धारित परमाणु संबंधी प्रावधानों के ईरान द्वारा अनुपालन को द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी द्वारा प्रस्तापित किया जाएगा। ठीक है, मई 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की थी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका JCPOA यानी ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से पृथक हो जाएगा और ईरान सरकार पर अमेरिकी परमाणु प्रतिबंधों को पुनः आरोपित करेगा। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे 3 से 4 बातें इंपॉर्टेंट है जो कि मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहता हूँ कि जो हमारा IAEA है, ठीक है, यानी द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका स्थापना 21 जुलाई 1957 को हुआ है। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, क्लियर। और जो हमारा JCPOA यानी द ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, क्लियर, इस समझौते से अमेरिका बाहर हो चुका है, यूएसए बाहर हो चुका है। ठीक है, क्लियर। और जो P5+1 है, क्लियर गाइस, वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें से चाइना, रसिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए प्लस जर्मनी। ठीक है, इनको 5+1 का नाम दिया गया है। सो गाइज यहाँ पर जितने अगर कुछ क्वेश्चंस बनेंगे तो यही है जो कि मैंने बता दिया। ठीक है, कि क्या है, इस समझौते से अमेरिका बाहर हो चुका है, इनका स्थापना कब हुआ है, इनका कार्य क्या कार्य करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा सा मैं शॉर्ट बताना चाहता हूँ कि जो द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ठीक है, ये एक स्वायत्त संस्था है, क्लियर, लेकिन अपना जो रिपोर्ट है, क्लियर गाइज, वो संयुक्त राष्ट्र संघ को देता है, अधीन नहीं है। यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग बहुत टॉपिक है ये कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन नहीं है, लेकिन अपनी रिपोर्ट उसको देता है। ठीक है, विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो सके, इसका मेन टारगेट है। सो मैं इंक चेंज करके थोड़ा सा लिख दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, कि विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग हो सके, यह उद्देश्य है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। ठीक है, सो गाइस इसको आप प्लीज़ वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने दक्षिण एशिया, जस्ट वेट गाइस, यस, भारत ने दक्षिण एशिया में ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समूह स्थापित किया है। ठीक है, यह सूचना प्रसारित हो रही है कि भारत ने विदेश मंत्रालय के एक थिंक टैंक यानी विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली, ठीक है, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के तहत एक साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी की स्थापना की है। ठीक है, साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी, साउथ एशिया। ठीक है, इसका उद्देश्य द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय एवं क्षेत्रीय आधार पर परस्पर समझ और सहयोग के माध्यम से ऊर्जा अवसंरचना के इष्टतम विकास को प्राप्त करना है। ठीक, भारत के लिए महत्व, पड़ोसी देशों को विकेंद्रीकृत ऊर्जा समाधान प्रदान करके और पीढ़ीगत परिसंपत्तियों के उपयोग में सुधार के द्वारा अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करना। यह दक्षिण एशिया क्षेत्र में ऊर्जा, विशेष रूप से विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत को बढ़ाने के इष्टतम समाधान विकसित कर सकता है। यह जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं के निवारण में भी सहायता कर सकता है।
दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित कर सकता है। सो गाइज, ये जो हमारा साउथ एशिया ग्रुप ऑफ एनर्जी का स्थापना हुआ है, ये किस प्रोस्पेक्टिव में हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, इसकी बातें की जा रही हैं। तो अगर इस पे अगर कोई क्वेश्चंस बनेगा तो फिलहाल के लिए क्वेश्चंस इनके 3-4 क्वालिटी को दे देगा, उसमें से कौन सही कौन गलत, कौन सही कौन गलत है, इस बेस पे क्वेश्चंस बनेंगे। सो इतने हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके सॉरी देख सकते हैं। क्लियर? इसमें कुछ आगे कंटेंट उसको देख लेते हैं। क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग की दिशा में भारत के प्रयास, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है, का प्रथम चरण मध्य पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया से संबंधित है। ठीक है, ओसोवोग, इसको शॉर्ट ओसोवोग का उद्देश्य सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए एक सामान्य ग्रिड के माध्यम से 140 देशों को जोड़ना है। ठीक है, इनका जो मोटिव है। क्लियर? सीमा पार विद्युत व्यापार विनियमन, ठीक है, नहीं, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशंस 2019 के तहत भारत और पड़ोसी देशों के मध्य विद्युत के क्रय और विक्रय की अनुमति होगी। ठीक है, इससे गाइज यहाँ पे थोड़ा सा ना इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे बेस पे, क्योंकि ये एक प्रकार से अगर ये सफलता पा लेता है, अगर ये मोटिव, तो कहीं ना कहीं आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसको मजबूती मिलेगी। ठीक है, और हाँ गाइज, अभी मुझे याद आया कि आज सिविल सर्विस 2020 का मेंस का एसे का पेपर हुआ है, उसमें क्वेश्चन ऐसा आया था, ठीक है, कि जो विज्ञान है, जो तकनीकी है, वो इंटरनेशनल रिलेशन में किस तरह से सहयोगी है। ओके, सो गाइज, सिंपल सी बात ही है कि ये टेक्नोलॉजी का काम है, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से हमारे जो रिलेशंस है ना पड़ोसी देशों से, पड़ोसी राज्यों से, वो बहुत अच्छा बनता है। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे के टेक्नोलॉजी को पाने की कोशिश करते हैं, और साथ में विकास करने का भी हमारा एक मोटिव रहता है। ठीक है, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया है, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, वैश्वीकरण के विकास को एक पाने का जो हमारा अंदर का एक मोटिव है ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारा इससे ये मजबूती मिलेगी। ठीक है, सो आगे देखते हैं गाइस। भारत वर्तमान में नेपाल और भूटान में पेट्रोलियम उत्पादों की लगभग संपूर्ण मांग की आपूर्ति करता है। ठीक है, सो गाइस, एक प्रकार से मुझे काफ़ी अच्छा ये टॉपिक लगा था। सो इनका जो मोटिव है क्वेश्चंस में वो बनेंगे। ठीक है, और इनका जो ओसोवोग है, इसका उद्देश्य कि 114 देशों के साथ इनको आपस में जोड़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यस, सरकार ने आर्कटिक नीति का प्रारूप तैयार किया है। ठीक है, क्या है ये, इसको देख लेते हैं। इस प्रारूप नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्कटिक संसाधनों का उपयोग संधारणीय रूप से और आर्कटिक परिषद जैसे निकायों द्वारा तैयार की गई नीतियों के अनुरूप होना चाहिए। यह आर्कटिक क्षेत्र में व्यापार की संलग्नता के स्तर को बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, भारत की आर्कटिक नीति 5 स्तंभों पर आधारित होगी। ठीक है, यथा विज्ञान और अनुसंधान, आर्थिक एवं मानव विकास, सहयोग, परिवहन व संपर्क, शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा राष्ट्रीय क्षमता निर्माण। क्लियर गाइस? तो ये जो 5 स्तंभों की बात की गई है, प्लीज़ इसको आप माइंड करना, इसको कहीं नोट कर लेना। विज्ञान और अनुसंधान, ठीक है, आर्थिक एवं मानव विकास, सहयोग, परिवहन व संपर्क, शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा राष्ट्रीय क्षमता निर्माण। ठीक है, भारत के लिए आर्कटिक का महत्व, पृथ्वी के वायुमंडलीय, क्लियर, समुद्र संबंधी और जैव रासायनिक चक्रों पर आर्कटिक प्रभाव भारत को भी प्रभावित करेगा। इसके कारण राष्ट्रीय विकास, आर्थिक सुरक्षा, जल सुरक्षा आदि जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के प्रभावित होने की आशंका है। आर्कटिक अनुसंधान से हिमालय के हिमनदों के पिघलने की दर का अध्ययन करने में सहायता प्राप्त होगी। ज्ञातव्य है कि खनिज तेल, गैस भंडार से समृद्ध आर्कटिक क्षेत्र में भारत की रुचि है। ठीक है,
आर्कटिक अनुसंधान से हिमालय के हिमनदों के पिघलने की दर अध्ययन करने सहायता प्राप्त होगा। जस्ट वेट, यस। ज्ञातव्य है कि खनिज तेल और गैस भंडार में समृद्ध आर्कटिक रुचि है। क्लियर, सॉरी गाइस, इसको हो चुका है। आर्कटिक क्षेत्र के बारे में, यह उत्तरी गोलार्ध में 66 डिग्री 34 मिनट, ठीक है, ये सिंबल गाइस मिनट का होता है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में आगे अर्थात आर्कटिक वृत्त के ऊपर के क्षेत्र को संदर्भित करता है, ठीक है। इस क्षेत्र के केंद्र में उत्तरी ध्रुव है तथा आर्कटिक महासागर इसमें शामिल है, ठीक है। ये तो भी इसकी अवस्थिति के बारे में। इस महासागर का अधिकांश भाग 5 आर्कटिक तटीय राष्ट्रों यथा कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका अलास्का के अधिकार क्षेत्र में आता है। गाइज यहाँ पर ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सो प्लीज़ इसको आप कहीं पे नोट कर लेना कि इस महासागर का अधिकांश भाग 5 आर्कटिक तटीय राष्ट्रों अर्थात कनाडा, डेनमार्क, ठीक है, नॉर्वे, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का जो है ये इनके अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है गाइज, गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा पीएम आशा में चावल गेहूं को शामिल किया जा सकता है, ठीक है। केंद्र सरकार किसानों के साथ गतिरोध को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा में धान और गेहूं को शामिल करने जैसे विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। पीएम आशा में शामिल करने से धान और गेहूं मूल्य न्यूनता भुगतान योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हो जाएंगे। पीएम आशा के बारे में क्या है ये? इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य निश्चित करना, ठीक है। पीएम आशा योजना के 3 घटक हैं, कौन कौन है? मूल्य समर्थन योजना, प्राइस सपोर्ट स्कीम पीएसएस के तहत केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा दलहन, तिलहन, खोपरा की भौतिक खरीद की जाती है, ठीक है। क्लियर गाइस, ये जो खोपरा है ना, ये नारियल की बातें की जा रही हैं, ठीक है। नारियल की भांति जितने भी फल आते हैं उनको खोपरा में लिया जाता है। मूल्य न्यूनता भुगतान योजना पीडीपीएस, यह उन सभी तिलहनों को समाहित करने के लिए प्रस्तावित है जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी अधिसूचित किया गया है। इसके अंतर्गत पूर्व पंजीकृत किसानों को एमएसपी और विक्रय आदर्श मूल्य वास्तविक बाजार मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान किया जाएगा। इसमें फसलों की कोई भौतिक खरीद शामिल नहीं है, ठीक है। सो गाइज, अभी तक इसमें तिलहन, दलहन और खोपरा को शामिल किया गया था, लेकिन इस पे अब जो किसानों का गतिरोध चल रहा है अभी कि जो किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं, उसमें धान और गेहूं यानी रबी और खरीफ फसलों को भी शामिल करने का इसमें योजना बनाई जा रही है गतिरोध को समाप्त करने के लिए, ठीक है। निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट पायलट योजना, ठीक है। तिलहन के मामले में राज्यों के पास चुनिंदा जिलों में पीपीएसएस, ठीक है, यानी निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट पायलट योजना को अपनाने का विकल्प होता है। इसके तहत कोई निजी प्रतिभागी बाजार मूल्य के एमएसपी से कम हो जाने पर एमएसपी पर फसलों की खरीद कर सकता है, ठीक है। सो गाइस, इसमें इंपॉर्टेंट बस ये है पीएम आशा क्या है? पीएम आशा एक ऐसी योजना है जिसमें कि दलहन, तिलहन और खोपरा को खरीद का प्रावधान बनाया गया है। अब इसमें चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इसमें किसान का जो आंदोलन चला उस गतिरोध को खत्म करने के लिए चावल और गेहूं यानी रबी और खरीफ के फसलों को भी इसमें शामिल करने का उम्मीद जताया जा रहा है। फिलहाल अभी हुआ नहीं है, बट उम्मीद है अभी। अब आगे क्या होगा, जैसा भी अपडेट होगा उस पर हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस डार्क वेब, ठीक है, काफ़ी चर्चा में रहता है डार्क वेब।
पर 100 मिलियन क्रेडिट व डेबिट आधार कार्डों का डेटा लीक हुआ है। इसको गाइज ये कभी नहीं आने वाला, पर डार्क वेब क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक सूचना के अनुसार भुगतान संबंधी डेटा बेंगलुरु स्थित डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म जस्पे से लिया गया था। अब इसे डार्क वेब पर बिक्री के लिए प्रस्तुत किया गया है। डार्क नेट या डार्क वेब से आशय इंटरनेट पर इनक्रिप्टेड नेटवर्क से है। ठीक है गाइज, इसको कभी भी लोकेट नहीं किया जा सकता। ये जो डार्क वेब है ना, इसको कभी भी लोकेट नहीं किया जाता, इसका कभी चीज़ें पकड़ में नहीं आ पाती हैं। ठीक है, सो आगे देखते हैं इसमें। मतलब हालांकि जैसे आप एक नॉर्मल चीज़ों को सीखना चाहिए कि जो डार्क वेब होता है ये नॉर्मल वेब से काफ़ी हटकर होता है। ठीक है, आप इसको सिग्निफाई कभी नहीं कर सकते हैं। क्लियर? सॉरी, यह नेटवर्क गूगल, याहू या बिंग, ये जो सर्च इंजन है ना तीनों, जैसे सर्च इंजनों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता है। इसकी सामग्री इनक्रिप्टेड होती है जिस पर केवल टोर, ठीक है, यानी द ऑनियन राउटर या 12P, ठीक है, जैसे विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ही पहुंचा जा सकता है। क्लियर गाइस? ये ऑप्शन में दे सकता है कि डार्क वेब या डार्क नेट जो होता है किन सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से वहाँ तक पहुँचा जाता है। तो गाइज ये जो है टोर, ठीक है, और 12P, ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू इनके तक पहुँचा जाता है, इनको ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, यह लोगों की अनामिकता व गोपनीयता को बनाए रखने या उसके विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने, ठीक है, यानी विशेष रूप से जब विशल ब्लोअर आदि द्वारा उसका उपयोग किया जाता है में सहायता करता है। ठीक है, ज्ञातव्य है कि डार्क वेब का अवैध गतिविधियों जैसे कि मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों के अवैध व्यापार, आतंकवादियों द्वारा संचार आदि के अत्यधिक प्रयोग किया जाने लगा है, क्योंकि ये वेबसाइट सामान्य सरकारों की निगरानी से दूर है। सो गाइज, इसका जो अभी के समय में उपयोग है, पहला ये है कि ये नॉर्मल पकड़ से बाहर है। अवैध हथियार, नशा, मादक पदार्थ जो होती हैं, इनके माध्यम से इनका संचार किया जाता है, इनके माध्यम से इनमें कम्युनिकेशन की जाती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में, जो कि गवर्नमेंट या कोई भी जो संस्था है सिक्योरिटी पर्पस से उनके निगरानी से बाहर है ये। ठीक है, जितने भी कुछ गैर कानूनी गतिविधियां हैं इनके माध्यम से किया जा रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल पकड़ से बाहर चल रहे हैं। ठीक है, तो इनका साइड इफेक्ट ये हैं। ठीक है, डार्क वेब के विरुद्ध भारत में उठाए गए कदम। केंद्र सरकार ने सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को डेटा और मेटा डेटा के विदेशी स्रोत आधारित सामग्री प्रदाताओं पर नियंत्रण रखने पर निर्देश दिया है। केरल पुलिस ने साइबर डोम परियोजना के तहत एक विशिष्ट डार्क नेट लैब स्थापित की है। क्लियर? तो गाइज ये ऑप्शंस यहाँ पे बन सकता है कि ऐसा कौन सा भारत का राज्य है, ठीक है, जो डार्क नेट लैब स्थापित की है, तो वो है केरल राज्य। ठीक है, केरल राज्य डार्क नेट लैब स्थापित की है। प्लीज़ इसको कहीं पे आप प्लीज़ नोट कर लेना, किसी न किसी एग्ज़ाम का जरूर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सो गाइज लास्ट टॉपिक है ये, पेज भी देख लेते हैं बहुत जल्दी से। बैंक निवेश कंपनी, ठीक है, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी, BIC। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की सभी बैंकों के लिए एक धारक कंपनी BIC स्थापित करने की योजना बना रही है। वर्ष 2014 में BIC को PJ नायक समिति द्वारा बैंकों के बोर्ड के अभिशासन की समीक्षा करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। BIC द्वारा स्वतंत्र रूप से सरकार के हस्तक्षेप के बिना सभी बैंकों को नियंत्रित किया जाएगा। इसके द्वारा यह सुनिश्चित करने में भी सहायता प्रदान की जाएगी कि इन बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी को रणनीतिक रूप से कम करके 51% तक लाया जाए। ठीक है, सो गाइज ये जो BIC है इसका दो मोटिव है। BIC द्वारा स्वतंत्र रूप से सरकार के हस्तक्षेप के बिना सभी बैंकों को नियंत्रित किया जाएगा, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा।
इसके द्वारा यह सुनिश्चित करने में भी सहायता प्रदान की जाएगी कि इन बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी की रणनीतिक रूप से कम करने के 51 यानी 51% तक लाया जाए। ठीक है, सो 2 इसके होंगे। ठीक है, लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, SFB। विभिन्न SFB जो अपने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, ठीक है, इनिशियल्स पब्लिक ऑफरिंग, IPO। गाइज यहाँ पे IPO से एक बात याद आया कि जब भी कोई कंपनी, ठीक है, कोई संस्था जब फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में डालती है, शेयर बेचती है, तो उसको IPO कहते हैं। ठीक है, क्लियर। IPO का शुभारंभ करने की तैयारी कर रहे हैं, अपनी सूचीबद्धता की समय सीमा में विस्तार पाने की अपेक्षा कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक की नेटवर्थ 500 करोड़ की रुपए हो जाती है, तो इन 3 वर्षों के भीतर सूचीबद्ध करना अनिवार्य होता है। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का उद्देश्य उच्च प्रौद्योगिकी, निम्न लागत परिचालनों के माध्यम से बचत के प्रावधान तथा लघु व्यवसाय इकाइयों, लघु और सीमांत किसानों, लघु एवं लघु उद्योगों व अन्य असंगठित क्षेत्रों की इकाइयों को ऋण की आपूर्ति द्वारा वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, सो गाइज ये हमारा रहा स्मॉल फाइनेंस बैंक का मोटिव, उद्देश्य, क्यों इनका स्थापना किया गया। ठीक है, स्मॉल बैंक फाइनेंस को नचिकेतन मोर समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, क्वेश्चंस के लिए ये बातें यहाँ पे बन सकती हैं। ठीक है, कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो किस समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो नचिकेतन मोर समिति, ठीक है, केतन मोर समिति, ठीक है, द्वारा प्रस्तावित किया गया था। क्लियर गाइस। IPO क्या होता है, जब भी कोई बैंक संस्था अपना शेयर पहली बार मार्केट में बेचता है, पहली बार मार्केट में, उसको IPO कहते हैं। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्लियर। सो नेक्स्ट देखते हैं, सागरमाला जल विमान सेवाएं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा एयरलाइन परिचालनों के सहयोग से दिल्ली से अयोध्या सहित कई मार्गों पर जल विमान सेवा लॉन्च करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। दिल्ली से अयोध्या, ठीक है। इस परियोजना का निष्पादन और कार्यान्वयन सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा। यह कंपनी पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण कार्यरत है। इस योजना का महत्व दूरस्थ स्थानों तक संपर्क और सुगमता प्रदान करना, यात्रा के समय की बचत करना, ठीक है, स्थानीय तौर पर कम दूरी विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में और नदियों तथा झीलों के आर पार की यात्रा को बढ़ावा देना। इसके अतिरिक्त यह पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करेगा। ठीक है गाइज, ये इतना सागरमाला के अंतर्गत जो भी काम किया जाए उनके मोटिव हैं, उद्देश्य हैं। अंटार्कटिका में 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ। ठीक है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, भूविज्ञान व महासागर पर्यवेक्षक के लिए संचालित वैज्ञानिक परियोजनाओं का समर्थन करना, भोजन, ईंधन आदि की पुनः आपूर्ति करना और शीतकालीन दल की वापसी को पूर्ण करना। भारतीय अंटार्कटिका अभियान वर्ष 1981 में आरंभ हुआ था। क्लियर। भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम ने अंटार्कटिका में 3 स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशनों का निर्माण किया। इसके नाम हैं दक्षिण, गंगोत्री, मैत्री और भारती। ठीक है गाइस, ये 3 हमारे अनुसंधान बेस स्टेशन है, जिसका नाम है दक्षिण, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। वर्तमान में अंटार्कटिका में भारत के 2 अनुसंधान स्टेशन मैत्री और भारती परिचालन में है, और बंद कौन हुआ है, ठीक है, वो है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, जो हमारा
दक्षिण गंगोत्री है वो अब कार्यरत नहीं है। ठीक है। राष्ट्रीय ध्रुवी एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, ठीक है, गोवा, जस्ट वेट गाइस, यस, गोवा संपूर्ण भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन करने हेतु उत्तरदायी है। ठीक है। राष्ट्रीय ध्रुवी व समुद्री अनुसंधान केंद्र नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR गोवा संपूर्ण भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम का प्रबंधन करने हेतु उत्तरदायी है। ठीक है। सेकेंड, सो गाइज यहाँ पर 2 से 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, आप इसको प्लीज़ नोट कर लेना। भारतीय अंटार्कटिका अभियान वर्ष 1981 में शुरू हुआ था। अभी तक कौन कौन से वहाँ पे हमारे स्टेशन बनाए गए हैं अनुसंधान के, वो हैं दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, जिसमें से मैत्री और भारती कार्यरत हैं। दक्षिण गंगोत्री अभी बंद हो चुका है। ठीक है। इसको अब कहाँ से इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, प्रबंधन किया जाए, तो वह है गोवा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। हाल ही में CSIR, ठीक है, और NPL, ठीक है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने अपना 75वां वर्षगांठ दिवस मनाया। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला NPL-CIS के तहत स्थापित शुरुआती राष्ट्रीय प्रयोगशाला में से एक है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी समग्र विकास के लिए उन्नत भौतिकी आधारित अनुसंधान व विकास को सुदृढ़ करना। ठीक है। सो गाइस इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। जो हमारा CSIR NPL है वो अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, भारतीय पैंगोलिन। उड़ीसा वन विभाग ने पैंगोलिन के अवैध शिकार व व्यापार की जांच करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सख्त निगरानी पर बल दिया है। पैंगोलिन दंत रहित व निशाचर जीव होते हैं। ठीक है। निशाचर गाइस यानी जो रात में जगते हैं। ठीक है। ठीक है। जो बिल में रहते हैं, ये जीव मुख्य रूप से चींटियों और दीमकों का भक्षण करते हैं, इनको खाते हैं। विस्तार, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में पैंगोलिन रहते हैं। खतरा, स्थानीय उपभोग्य उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसके मांस आदि के लिए आखेट व अवैध शिकार। ठीक है। पैंगोलिन, भारतीय पैंगोलिन और चीनी पैंगोलिन, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड दोनों भारत में पाए जाते हैं। दोनों ही पैंगोलिन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, के भाग 1 के तहत सूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय पैंगोलिन के लिए IUCN स्थिति इंडेंजर्ड है। क्लियर। सो गाइज 2-3 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो भारतीय पैंगोलिन है वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो वो पाई जाती हैं भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है। ये जो पैंगोलिन है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखी गई हैं। ठीक है। क्लियर। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के भाग 1 के तहत सूची 1 सूची में सूचीबद्ध की गई हैं। ठीक है। तो ये आ सकता है कि ये कौन से उसमें है, तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ठीक है। और ये 1972 के तहत इनको सूचीबद्ध किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा। ठीक है। हाल ही में केरल के कुछ जिलों में बत्तखों में वर्ल्ड फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं। क्लियर। वर्ल्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। गाइज मस्ट इम्पॉर्टेंट है, भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। ठीक है। तो एवियन इन्फ्लुएंजा। क्लियर। यह एक विषाणु जनिक और संक्रामक रोग है। यह एक पक्षी से अन्य पक्षियों और जानवरों तक प्रसारित हो सकता है। ठीक है। H5N1 बर्ड फ्लू का सबसे सामान्य रूप है। H5N1 बर्ड फ्लू का सबसे सामान्य रूप है। यद्यपि सभी एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु मनुष्यों में रोग के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। यद्यपि सभी एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु मनुष्यों में रोग के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं, तथापि कुछ मनुष्यों को संक्रमित कर सकते हैं और गंभीर रोग का कारण बन सकते हैं। ठीक है। सो गाइज इसका जो इंडिकेटर है, ठीक है, वो H5N1
N1 इसका सामान्य रूप है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि सारे के सारे जो बर्ड फ्लू होते हैं वो इंसानों में फैले, ऐसा कुछ नहीं, कुछ इसके रूप होते हैं और कुछ रोग भी दे देते हैं बॉडी में। ठीक है, सो ये एवियन इन्फ्लुएंजा इसका दूसरा नाम होता है। केरल राज्य में ये फैला हुआ है। सो गाइस, इतना रहा आज के करंट अफेयर में। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।